दोस्तों, जितने भी अच्छी क्वालिटी के शेयर्स होते हैं उन सबके कॉमन फुटप्रिंट्स होते हैं। आज की डेट में जितनी भी कंपनीज मल्टीबैगर बनी है, आज की डेट में जितनी भी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन सभी में कुछ पैरामीटर्स बहुत ही कॉमन रहे हैं। दोस्तों, मैं पिछले 18 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और पिछले 18 ईयर से मैंने बहुत सारी बैलेंस शीट्स, बहुत सारी इनकम स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट सब कुछ पढ़ा है, कॉन कॉल सुनी है, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है, सब कुछ किया है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाती हैं, जो बहुत ही साइलेंट तरीके से मल्टीबैगर बन जाती हैं, बहुत साइलेंट तरीके से वेल्थ क्रिएट करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। दोस्तों, क्या है वो फुटप्रिंट्स, कौन कौन से हैं वो पैरामीटर्स जो अगर किसी कंपनी में आपको मिलते हैं तो ऐसी कंपनीज को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स जो आपको फंडामेंटली साउंड कंपनी सिलेक्ट करने में मदद करेंगे, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु अरोड़ा। वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को यूज करके अपने लिए साइलेंट वेल्थ क्रिएटर्स ढूंढ सकते हैं। मैं इनको वेल्थ क्रिएटर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो कंपनीज ने पिछले 4, 5, 6 साल में वेल्थ क्रिएट करी है, उनके जो कॉमन फुटप्रिंट्स थे उन सबको यूज करके मैंने ये स्क्रीनर बनाया है। अगर ये स्क्रीनर के सारे पैरामीटर्स किसी कंपनी में बिलोंग करते हैं, किसी कंपनी में है, अगर आप नोटिस करते हैं, तो दोस्तों चांसेस आर लेस कि ये कंपनी कभी बैंकरप्ट होगी। यहां पर मैं आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हम कुछ पैरामीटर्स के चलते ऐसी कंपनीज का सिलेक्शन करने वाले हैं या ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं जो अगर परफॉर्म करेंगी तो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं, और अगर परफॉर्म नहीं करेंगी तो वो कभी भी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करेंगी मार्केट्स को। रीजन बीइंग, इनके फंडामेंटल्स बहुत साउंड है, इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे इसके साथ एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का टूल यूज करके अपने लिए इन कंपनी का राइट एंट्री पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, और कैसे आप एमटीएफ को यूज करके यहां पर अपने रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव भी कर सकते हैं, इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड धन ऐप राइट अवे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप धन ऐप पे एक झटके में, एक क्लिक ऑफ द बटन पे ढूंढ सकते हैं और वहीं से अपने स्टॉक को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, वहीं से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले मैं आपके साथ ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस करना शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहला पैरामीटर और लास्ट पैरामीटर, ये दोनों पैरामीटर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वो पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करना है तो वो रिटर्न सिर्फ शेयर होल्डर के लिए जनरेट नहीं करेगी, अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए करेगी। दोस्तों, कोई भी एक अच्छा इंसान जो होता है वो सिर्फ एक इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। आप अच्छे की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? एक अच्छा इंसान अपने आसपास सबके लिए अच्छा होता है। ठीक उस तरीके से अगर आप यहां पर आज की डेट में मारुति को पलट के देखें तो मारुति ने गुड़गांव के आसपास मानेसर में प्लांट एस्टेब्लिश किया। वहां पर पूरे का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। वहां पर उसके सप्लायर्स हैं, उसके वेंडर्स हैं, उसके क्लाइंट्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा एक हब बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहां पर खाने पीने का भी हब बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहां पर एम्प्लॉइज ने रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करवा लिया है, सभी लोग वहीं पर रहते हैं, तो वहां पर पूरा का पूरा एक शहर बस चुका है। दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप इंडिया के किसी पोर्ट वाले एरिया में जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारा ऐसा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। अगर आप जामनगर में जाते हैं तो वहां पर आपको रिलायंस का ऐसा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि अगर एक कंपनी अच्छी है तो वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करती है, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलती है। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहला पैरामीटर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के पास कैपिटल दो तरीके से आता है, पहला डेट के थ्रू, दूसरा इक्विटी के थ्रू। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कंपनी डेट वालों को भूल रही है, डेट वालों के लिए डिफॉल्ट कर रही है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है। ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। अगर एक कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना है तो डेट वालों को तो पहले रिटर्न देना पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारी पहली कंडीशन, जो मैं यहां पर धन के scanex.trade पे जाके, जो हमारा scanex का टर्मिनल है, वहां पर जाकर मैंने टाइप किया RET, तो ये आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 30% तो होना चाहिए। कंपनी अपने शेयर होल्डर और अपने क्रेडिटर्स को मिला के 30% का ROI जनरेट करके दे रही है। मुझे मालूम है ये नंबर बहुत मुश्किल है अचीव करना, इसीलिए मैंने ये पैरामीटर डाला है सो दैट मेरी नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ही कम आए।
दोस्तों यहां पर आप नोटिस करेंगे 2700 में से सिर्फ 320 कंपनीज बचती हैं, मतलब ऑलमोस्ट 85% कंपनीज आपने बाहर कर दी हैं। दोस्तों सेकंड पैरामीटर आरओसीई के साथ, मतलब इन्होंने क्रेडिटर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर लिया, लेकिन क्या ये शेयर होल्डर्स के लिए कर पा रहे हैं? दोस्तों अगला पैरामीटर है हमारा आरओई का। तो यहां पर मैंने डाला रिटर्न और ये आ गया आरओई। मैं आरओई पे भी कोई लीनियंसी नहीं बरतूंगा, मुझे आरओई पे भी कम से कम 20% का रिटर्न चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। दोस्तों यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 300 कंपनीज आ चुकी हैं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ऑलमोस्ट सेम कंपनीज है जिनका हाई आरओसीई था, उन्हीं का हाई आरओई है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला पैरामीटर था वो बहुत स्ट्रांग था, उसने ब्रॉडली सारी खराब कंपनीज को बाहर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज जो इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है स्टेक होल्डर्स के लिए वो खराब है। द पॉइंट इज कि हमने सारी क्रीम उठा ली है। ये कंपनीज वो है जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने क्रेडिटर्स के लिए, दोनों के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है। दोस्तों रिटर्न तो जनरेट कर रही है, लेकिन रिटर्न तो उधार लेकर भी जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों आप सोचिए, आपका एक दोस्त है जिसके पास 5 लाख रुपए है, उसने 20 लाख का लोन लिया, 25 लाख का एक फ्लैट परचेस कर लिया। आपके पास पूरे 25 लाख रुपए थे, आपने 25 लाख का फ्लैट परचेस किया और एक फ्लैट परचेस किया, लेकिन आपके दोस्त के पास 5 लाख आते, उसने 25 लाख का फ्लैट परचेस कर लिया। 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए और इकट्ठे हो गए, या फिर 1-2 साल के बाद 5 लाख रुपए और इकट्ठे हो गए, उसने फिर दोबारा लोन ले लिया, एक नया फ्लैट परचेस कर लिया। अब उसके पास 2 फ्लैट है, लेकिन आपके 25 लाख अभी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि 6 महीने में 25 लाख इकट्ठे करना मुश्किल काम था, लेकिन 5 लाख किए जा सकते थे, उसने कर लिए। 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसने 5 लाख रुपए और इकट्ठे कर लिए, अब उसने एक 25 लाख का और फ्लैट परचेस कर लिया। लेकिन आपके पास अभी भी एक ही फ्लैट है, क्योंकि टोटल पिछले 1-1.5 साल में आप 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए हैं, 25 लाख आप नहीं कर पाए हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, आप कैसे जिंदगी चाहते हैं? ए जो आपकी है, या बी जो किसी और की है? अगर आपको शांति वाली लाइफ जीनी है तो ए की लाइफ बहुत ही शांति वाली है और डिसेंट लेवल पे ग्रो कर रही है। बी वाले की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी भी अगर आपकी वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस ना बढ़े, और या फिर कभी भी अगर आपके रेंट से पैसे आ रहे थे और रेंटल इनकम आनी बंद हो गई, आप कोलैप्स कर जाएंगे। ये बी वाला पोर्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डेट से, अगर आप मेरी इस बात को अग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में अग्री या फिर 100% लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप और मैं सेम पेज पे हैं या नहीं है। दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि उधार लेकर ग्रो करना आसान होता है, लेकिन उधार लेकर ग्रो करने पर आप इकोनॉमी के ऊपर टिके हुए हैं, आप अपने वेंडर पे टिके हुए हैं, आप अपने क्लाइंट पे टिके हुए हैं। अगर आपका माल बिकना बंद हो जाएगा तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन बिना उधार वाली जिंदगी या बिना उधार वाली कंपनी के लिए ग्रोथ जो आएगी वो सस्टेनेबल आएगी। नो वंडर वाई मुकेश अंबानी साहब ने आज से 5 साल पहले बोला था कि हम डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे अगले 5 से 7 साल के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट वो हो भी गए हैं। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा हाई था, जो 0.5 से भी कम रह गया। दोस्तों यही रिक्वायरमेंट मेरी इन कंपनीज के साथ है। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए मैंने यहां पर डाल दिया डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5। तो यहां पर मैंने कर दिया 0 और ये मेरा हो गया 0.5। तो मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 190 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों यहां पर एक पैरामीटर, रादर आप यहां पर और स्ट्रिंजेंट भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली यहां पर डेट टू इक्विटी 0.5 मेरा एक्सट्रीम हायर लेवल है। आप चाहें तो इसको 0.3 भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी। आप यहां पर देखिए 158 कंपनीज अभी भी आ रही हैं। तो 0.5 रखे, 0.3 रखे, वो आपकी कंजर्वेटिज्म पे डिपेंड करता है। वो आप कितने कंजर्वेटिव हैं इस बात पे डिपेंड करता है। मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हूं, मैं 0.3 रख सकता हूं। अगर आप एग्रेसिव है तो आप 0.5 रख सकते हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल तो ये कंपनी ठीक लग रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रमोटर ने बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको शो करने के लिए बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया हुआ हो। दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी अगर प्रमोटर अपनी बुक्स को कुक कर रहा है या प्रमोटर कंपनी में कोई गड़बड़ कर रहा है, तो वो अपने स्टेक को लगातार डिक्रीज करता रहेगा और या फिर वो अपने स्टेक को प्लेज करता रहेगा। अगर इनमें से प्रमोटर कुछ नहीं कर रहा है तो यहां पर आपको डरने की बात कम है। आपको याद होगा 2009 से पहले, रामालिंगम राजू वाले सत्यम वाले केस से पहले, सत्यम में उनका स्टेक सिग्निफिकेंटली हाई था। अप्रॉक्सीमेटली उनका स्टेक 60% से गिरकर 24% के आसपास रह गया था। दोस्तों 2018 में मैंने नोटिस किया, एक कंपनी थी, कुछ डेयरी की कंपनी थी, और वहां पर उसके प्रमोटर ने अपने स्टेक को अप्रॉक्सीमेटली 40% से कम करके सिर्फ और सिर्फ 24% पे ले आए, और जितना स्टेक उनके पास था वो भी सारा का सारा प्लेज कर दिया था। आज की डेट में वो शेयर प्राइस, वो शेयर ट्रेड ही नहीं होता है इंडियन मार्केट। तो यहां पर आपको इस चीज को लेकर ध्यान देना है कि प्रमोटर अपने स्टेक को डिक्रीज ना कर रहा हो। तो यहां पर हम एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं विच इज प्रमोटर होल्डिंग। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम से कम 40% के आसपास की तो रहे। यहां पर आप चाहें तो जो कंपनी शॉर्टलिस्ट होकर आएंगी, मैन्युअली उनमें ये भी चेक कर सकते हैं कि उनकी प्लेज परसेंटेज कितनी है। प्लेज परसेंटेज हाई नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहां पर आता है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो सस्ती क्यों मिलेगी?
दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर कोई आम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर कोई सेब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अगर कोई जूते बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, वो कभी भी आपको सस्ते नहीं मिलते हैं। लेकिन कभी कभी सेल लगती है, राइट? व्हाट इफ ऐसी कोई कंपनी सस्ती मिल रही हो? तो दोस्तों अच्छी कंपनी महंगी मिलती है, खराब कंपनी सस्ती मिलती है, लेकिन कभी कभी अच्छी कंपनी सस्ती मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। और यहां पर मैं ढूंढता हूं कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अंडर वैल्यूड है, या कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो ओवर वैल्यूड नहीं है। दोस्तों यहां पर आपके माइंड में आएगा कि मैं रेशो डालूंगा, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, ईवी बाय एबिडा। लेट मी टेल यू वन थिंग, एबिडा नेगेटिव हो सकता है तो ईवी बाय एबिडा नेगेटिव हो सकता है। प्राइस टू अर्निंग में अर्निंग नेगेटिव हो सकती है तो पी रेशो नेगेटिव हो सकती है। बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है तो प्राइस टू बुक नेगेटिव हो सकती है। एक वैल्यूएशन पैरामीटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो है मार्केट कैप टू सेल्स या प्राइस टू सेल्स, क्योंकि सेल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दोस्तों मार्केट कैप टू सेल्स रेशो आपको बताता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और यहां पर आपको ढूंढनी है ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ना हो, इसीलिए मैं यहां पर पैरामीटर डालता हूं। मैंने डाला यहां पर मार्केट कैप, तो मार्केट कैप टू सेल्स जो मेरा है वो 1 रुपए की सेल के बदले में आपकी 1.5 रुपए से ऊपर की मार्केट कैप नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 0 से 1.5 से ऊपर की मार्केट कैप नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से नीचे की मार्केट कैप मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम मिलेंगी। तो यहां पर आपके सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 20 कंपनीज। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंपनीज हमारी रडार पे नहीं आई, जो कंपनीज हमारे स्क्रीनर पे नहीं आई वो खराब है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी वाली जो कंपनीज हैं ये अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर दोनों के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, लो डेट पे कर रही है, प्रमोटर ने अपना स्टेक मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये डिसेंटली फेयरली वैल्यूड भी है। अगर आप चाहें तो इसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। कुछ छोटे छोटे पैरामीटर अगर आप चाहें तो और डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पिछले 5 साल का ज्यादा नहीं तो कम से कम इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो कर रहा हो, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि कम से कम 5% से ऊपर हो। यहां पर मेरे सामने बचती हैं 7 कंपनीज। तो दोस्तों अब ये कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं, और यहां पर मैंने डाल दिया नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मैंने यहां पर डाल दिया। मेरे सामने 7 कंपनीज आती हैं, इनमें से कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कंपनीज ऐसी हैं जो फंडामेंटली साउंड दिख रही हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है। मे बी शायद एफआईआई की नजर ना पड़ी हो, मे बी शायद डीआई की नजर ना पड़ी हो, मे बी शायद किसी बड़े रिटेल एचएनआई किसी की नजर ना पड़ी हो, एज इन बड़े चंक की नजर ना पड़ी हो, इसीलिए इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। दोस्तों ऐसी कंपनीज को आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसको बाय कर लेना चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी कंपनीज को आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। आप सिंपल इस कंपनी पे क्लिक करेंगे, इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो कैसे हैं, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स क्या है, पूरी फाइलिंग्स यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और कुछ कुछ कंपनीज की आपको ट्रांसक्रिप्ट और कॉन कॉल भी पढ़ने को मिल जाएगी और सुनने को भी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसी कंपनीज अगर आपको यहां पर चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर के साथ मिलती हैं, तो यहां पर आप एमटीएफ में उसको परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कंपनी को देखें, ये है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा। यहां पर इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 24 रुपए के रेट पे गोल्डन क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद ये स्टॉक 170 के आसपास तक गया था। करंटली दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 115 रुपए। दोस्तों ऐसी कंपनीज को आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए, और अगर आपको इनका बिजनेस समझ में आता है तो आप इनको बाय भी कर सकते हैं। रादर आप एमटीएफ फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। रादर अपने डीमैट अकाउंट में रखे म्यूचुअल फंड्स को भी आप प्लेज करके उस पैसे को यूज करके भी आप इस शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। आपका आरओआई ऑटोमेटिकली यहां पर हाई हो जाएगा। दोस्तों इस स्क्रीनर का मैं यहां पर नाम डाल रहा हूं साइलेंट वेल्थ बिल्डर्स। तो ये मैं स्क्रीनर को यहां पे सेव कर देता हूं साइलेंट वेल्थ बिल्डर्स के नाम से। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में साइलेंट वेल्थ बिल्डर्स लिख दीजिएगा, ये स्क्रीन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको सिर्फ दिन में एक बार या फिर 3-4 दिन में एक बार इस स्क्रीनर को रन करना है, और जो जो नई कंपनीज आए आपने उनको पढ़ना है। जिनका बिजनेस समझ में आ जाए उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जिनका बिजनेस समझ में नहीं आए उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.